डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 21 पढ़ने जा रहे हैं, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें हमने मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। आपकी बुक में 3 एक्सरसाइज हैं, तो फर्स्ट में मीन के बारे में है, सेकंड में मीडियन और थर्ड एक्सरसाइज में मोड के बारे में है। ठीक है, तो ये जो मीन, मीडियन और मोड, ये आपके पास 3 टर्म्स है ना, इन तीनों का मीनिंग होता है कि ये जो 3 हमारे टर्म्स हैं हमेशा हमें सेंट्रल वैल्यू देती हैं। दे ऑल गिव अस सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, अब देखो चैप्टर है आपका, तो इसमें डाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा को पहले हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लो आप जा रहे हो किसी के पास, तो उससे पूछ के कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो पहले आप लोगों से कलेक्शन करते हो डाटा की, एंड फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज मीन्स वेल मैनर्ड वे में उसको लिखते हो। तो डेटा क्या होता है? इट मीन्स सम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो आप इकट्ठी करते हो जिस भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो डाटा हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट होता है रॉ डाटा और सेकंड होता है ग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले रॉ डाटा क्या होता है? इट इज़ कलेक्टेड ओरिजिनली और डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। ठीक है, जो हम लोगों से सीधा पूछ के उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो होता है रॉ डाटा, और आप इसको ओरिजिनल डाटा भी कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैंडम डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th बी इन मैथ्स। फॉर एग्जांपल मैंने 7th बी क्लास के बच्चों के मैथ्स के मार्क्स जो है उनसे पूछने हैं, उसका मैंने इन्फॉर्मेशन लेना है बच्चों से। तो मैंने पहले फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा, तो उसके 35 मार्क्स आए हैं। मान लो ये उनके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उनमें आए होंगे। ठीक है, तो 100 में से मार्क्स हैं 35 आए हैं, दूसरे के 91, 39, 88, 75, 43। तो ऐसे मैंने बच्चों को पूछ के उनके मार्क्स जो हैं लिख लिए। तो ऐसे कॉमे लगा के वैल्यूज़ जो आपको देते हैं, ये होती है हमारी रॉ डाटा, रॉ वैल्यूज़। ठीक है, इसके बाद जो हमारा होता है ग्रुप डाटा, सेकंड वन। ग्रुप डाटा में आपको जो वैल्यूज़ होती है ना, वो ऐसे टेबल फॉर्म में दी होती हैं, गिवन इन टेबलेटेड फॉर्म। तो ये टेबल कब आपको देते हैं? जब आपके देखो, जैसे ये आपका वेजिस दिया है। वेजिस मीन्स जैसे जो लोग कि मान लो किसी काम कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको जो वेजिस मिल रही है ना, सैलरी मिल रही है, मान लो वो किसी की 400 रुपीज़ है। तो यहाँ से एक कॉलम में आपको सैलरी दी हुई है, और दूसरे में क्या है? नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और इसको आपको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो कितने वर्कर्स को 400 मिल रहा है? 3 वर्कर्स को। ऐसे 200 कितनों को मिल रहा है? 4 को। 900 2 को। ठीक है, तो अगर आपको टेबल गिवन है, तो तब आप समझ जाना है कि ये आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है। अगर आपको वैल्यूज़ ऐसे कॉमेज लगा के दी हुई हैं, तो वो आपकी कौन सा है? रॉ डाटा। रा और ग्रुप डाटा दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन टॉपिक। तो मीन रॉ डाटा के लिए इसका फॉर्मूला अलग है, तो जो टेबलेटेड डाटा है इसका फॉर्मूला अलग है। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। जैसे ये आपकी वैल्यूज़ थी, इन सभी को पहले आप प्लस कर दोगे, और नीचे आप डिवाइड की लाइन लगाओगे, तो नीचे आएगा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। इनको आप काउंट करोगे कितनी वैल्यूज़ है, वो आप नीचे लिख दोगे, फिर कटिंग करके आपको आंसर आ जाएगा मीन। ये आएगा फॉर रॉ डाटा। अब सेकंड है, अगर आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो आपको डाटा है ना, ये तो मैंने आपको कॉलम्स में लिख के दिया है। अभी आप देखो आपकी बुक में जो होता है वो कैसे दिया होता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो सेकंड क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आपको रॉ डाटा दिया हुआ है। तो जस्ट इसमें आपने ये आपका है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है। एक तो ये आपका भी क्वेश्चन होता है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे होता है। जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, फिर आप टैली मार्क्स लिखते हो, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कि 0 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, तो 1 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम, तो यहाँ पे 4। तो उसका टैली मार्क्स आप बनाओगे साथ में। देखो टैली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी का टेबल आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी कर सकते हो। इसको इधर बना सकते हो, इसको इधर बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पहले बनाने हैं या बाद में बनाने हैं। ठीक है, तो ये तो चलो आपको आता ही है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 3। ये भी आपको रॉ डाटा दिया है, इसमें आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जैसे मैंने अभी बताया है। फोर्थ भी सेम है। तो नेक्स्ट देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी आपके रॉ डाटा वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर निकालना है आपने।
फर्स्ट 5 नेचुरल, जैसे 1 2 3 4 5, तो सभी को ऐड करके डिवाइड कितने से कर दोगे, 5 से, क्योंकि 5 नंबर है। ऐसे ही सेकेंड है मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर लिखने हैं आपने पहले 6, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये रॉ डाटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो 11, बाकी के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है आपका वेट ऑफ 15 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, तो कितने लोगों का 60 kg वेट है, 4 वर्कर्स का, 63 कितने का है, 5 का। तो ये आपको रोज़ में दिया है, तो आपने जब क्वेश्चन करना है उसको पहले कॉलम्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला क्या है, कॉलम से लिखोगे तो इसको पहले वाले को आप XI लिखोगे, दूसरे वाले को FI, ठीक है। और एक थर्ड कॉलम आपने फ्रेम करना है, वो क्या बनाओगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, XI इंटू FI, ठीक है। तीसरे कॉलम में आप ये लिखोगे। अब देखो जो दूसरा कॉलम है FI, सभी वैल्यूज़ को आप प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सुमेशन FI। ऐसे ही XI FI को प्लस करके सुमेशन FI XI, ठीक है। अब आपका जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का फॉर ग्रुप डाटा, वो क्या होता है, ये जो सुमेशन FI XI है इसको डिवाइड कर दोगे सुमेशन FI से, तो कटिंग करके जो भी आएगा वो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीडियन, ठीक है। मीडियन, मिड वैल्यू, अगर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आपने उसका बिल्कुल सेंटर वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज़ करके आपने क्वेश्चन करने हैं, ओके। सो सबसे पहला काम जो है आपने करना है मीडियन में, वैल्यूज़ को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर में करने के बाद अब इस केस में भी आपके पास दो तरह के डाटा होते हैं, एक रॉ डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा। तो पहले आपके पास रॉ डाटा का उसके फॉर्मूले, उसके बाद आएगा ग्रुप डाटा, ठीक है। तो पहले हम रॉ डाटा करते हैं। रॉ डाटा में आपको ऐसे कॉमे लगा के वैल्यूज़ दी होंगी, उसको पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर आपने काउंट करनी है n, कि वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है कितनी है, ओड है या इवन है, ठीक है। तो दो केस बनेंगे। अगर तो ओड है तो उसका फॉर्मूला वेरी इजी है, मीडियन इक्वल टू जो भी n है ना आपका, मान लो ये आया ओड आपका 7 आया है, ठीक है। तो उसमें +1 करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। इतनी टर्म आपने जो रॉ डाटा की वैल्यूज़ होंगी ना कॉमे लगा के दी, उसमें आपने फिर इसको सॉल्व करके उतनी टर्म आपने उसमें देखनी है कि वो कौन सा नंबर आ रहा है वहाँ पे, वो आपका इक्वल टू में आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपका इवन है, ओ सॉरी हाँ, ओड का तो फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2 अर्थ टर्म है। इवन के केस में पहले आप देखो बाहर आएगा 1/2, फिर आपका ब्रैकेट्स के अंदर 2 टर्म्स आएंगी ऐसे, एक आएगी n का हाफ n/2 अर्थ टर्म, प्लस दूसरा क्या आएगा, इसी n/2 में +1 करना है। अगर मान लो ये आपका 8th टर्म आ रही है तो ये चीज़ क्या आएगी, 9th टर्म आएगी उसकी नेक्स्ट टर्म, n+2 डिवाइड बाई 2 + 1th टर्म, ठीक है। ये इवन के लिए आपका फॉर्मूला है। इसके बाद देखो हमारे पास आता है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा और टेबुलेटेड डाटा। तो इस केस में क्या होगा, देखो आपकी बुक में आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज 21B। सबसे पहले है मीडियन फाइंड करना है आपने, ये आपके रॉ डाटा वैल्यूज़, ठीक है, कॉमे लगा के दी हुई हैं। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर देखोगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड है या इवन है। अगर ओड है तो आप पहले ओड वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी आपको दिया है रॉ डाटा, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का मीडियन फाइंड करना है। तो ऑड नंबर लिख लोगे पहले 15, ठीक है। फिर आप उसका काउंट करके, ये n आपका क्या है, ओड वाला फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट वाले में इवन फार्मूला, फिफ्थ ये इवन फार्मूला, ठीक है। ये आप कर सकते हो। 6 और 7 अगेन रॉ डाटा, ठीक है। तो n काउंट करके आप फॉर्मूला लगा दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा में आपको देखो रोज़ में वैल्यूज़ गिवन है, वेट और नंबर ऑफ़ बॉयज़। आपने क्या फाइंड करना है, मीडियन वेट, मीडियन निकालना है इनका। तो सबसे पहला काम है आपने देखना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पहले ही ऑलरेडी ही आपका असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपने इसका बॉक्स बना लेना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में देखो ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले ये 15 वाली टर्म आएगी, तो 15 और 3 पहले नंबर पे आएगा, फिर आएगा 17 और 5, उसके बाद आएगा 29, ठीक है, ऐसे।
10th वाला अगेन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। देखो आपने सिर्फ एक्स आई की वैल्यूज़ को अरेंज करना है, तो जो अगर ये टर्म पहले आ रही है तो उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी भी पहले आएगी, ये नहीं है कि इसको अलग से अरेंज करना है। ठीक है, आई होप ये अब समझ में आया होगा आपको। इसके बाद देखो क्या करना है आपने, असेंडिंग ऑर्डर में जब आपने एक्साइज को अरेंज कर लिया और एफ आई को अरेंज कर लिया, देन आपने एक थर्ड कॉलम बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, कम्युलेटिव CFB इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी ये होता क्या है, ठीक है, ये देखो पहले तो आप ये समझो कि जो भी आपका यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी ना, वो आपको बताएगी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कि वो इवन है या ओड है, उसको आप देखोगे। तो इस n को आप देखोगे इट इज़ इवन और ओड, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेम वही फॉर्मूले लगाओगे जो आपने रॉ डाटा में लगाए थे। ठीक है, ओड और इवन फॉर्मूले यही लगेंगे, बट इसमें n आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट जो आपकी टर्म आएगी ना वहाँ से देखना है। अब आपको मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझा देती हूँ कैसे आएगा। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये वाली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं 3, 6, 10, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो देखो 3, 6 के बाद 7 वाली टर्म पहले आएगी, तो ये उन्होंने लिख दी, उसका 13 भी पहले आ गया, 10, 12, 15। अब देखो एक्स आई को अरेंज किया, एफ आई को अरेंज किया, अब आपने सी एफ निकालना है। सी एफ एफ आई से बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिखोगे, सेम जो इधर है वही लिखोगे। नेक्स्ट इस 3 में इसकी एफ आई की दूसरी वैल्यू प्लस करके लिखनी है, 3 + 4 7 वो लिखोगे यहाँ पे। अब इस 7 में नेक्स्ट एफ आई प्लस करना है 13, तो ये आएगा 20, ऐसे प्लस करनी है। ठीक है, तो 30 + 10 कितना है 40, तो लास्ट टर्म क्या आई है 40, तो ये क्या है इवन है या ओड, इवन, तो n नंबर ऑफ टर्म कितनी आई 40। ठीक है, तो अब आपका ये इवन है, तो इवन का फॉर्मूला लगाओगे, मीडियन इज इक्वल टू हाफ n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। ठीक है, अब n 40 का हाफ किया तो कितना आएगा 20th टर्म, 20 + 1 21st टर्म। अब ये जो टर्म है ना आपकी, तो ये भी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में इस कॉलम से देखोगे आप, यहाँ पे आप ये वाली टर्म देखोगे और फिर उसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग एक्स आई वाली वैल्यू लिखोगे यहाँ पे कितनी है। अब 20th टर्म देखो, सी एफ में आपको ये 20 दिख रहा है, तो 20th टर्म के बिल्कुल सामने एक्स आई में कौन है 7, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 20th टर्म की 7 प्लस 21st टर्म। देखो इसमें ये 20 है, ये 22 है, तो इन दोनों के बीच में 21 आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, जब भी ऐसा कोई नंबर आए जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने उससे बड़े वाला देखना है नंबर। 21 से बड़ा कौन है 22, तो आप इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लोगे 10, ये आ गया। 10 + 7 कितना है 17/2, तो 8.5 मीडियन आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टॉपिक, मोड। मोड क्या होता है, ये होता है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी हैं उसमें आपने वो नंबर देखने जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो मोड क्या होता है, जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार नंबर आ रहा है ना वो होता है मोड। इट इज़ द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन्स ए नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के केस है, एक रॉ डाटा होगा, एक आपका टेबुलेटेड डाटा होगा। तो रॉ डाटा में तो बहुत सिंपल है मोड निकालना। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो टेबुलेटेड में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, टेबुलेटेड में भी पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। अब रॉ डाटा में असेंडिंग में अरेंज करके आप देखोगे कौन सा नंबर ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा आएगा वही आपका क्या होगा मोड। अब टेबुलेटेड में क्या है, टेबुलेटेड के केस में आप डायरेक्ट जो है मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस केस में पहले आपने मीन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है, जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया था। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आप एक एक्स आई एफ आई फाइंड करोगे कॉलम, और मीडियन निकालने के लिए आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले आपने दोनों फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाओगे, इम्पीरिकल फार्मूला।
ये फॉर्मूला मोड को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं क्या है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो अभी जो आपने टेबल से मीडियन फाइंड किया होगा और उससे आपने मीन निकाला होगा, तो मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और मीन को 2 से, और करने के बाद इसको तो आपस में आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, वो आपका मोड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपकी बुक में ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, ये आपके रो डाटा वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप देखोगे कौन सा नंबर ज़्यादा बार आ रहा है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, ये आपके क्या है, टेबलेटेड फॉर्म में दिए हैं। तो सबसे पहले इसको आप कॉलम्स में लिखोगे और चेक करोगे कि क्या ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, यस सर असेंडिंग में, या ऑल आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग में करने की जरूरत नहीं है कि पहले से ही असेंडिंग में है। फिर आपने देखो, आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे ये टेबल दिया है ना, तो ये एक्स आई बन गया, दूसरा एफ आई वाला कॉलम आ गया, फिर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो और एक एक्स आई एफ आई निकाल लो, ठीक है। क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आपने निकालना है मीडियन, एक्स आई एफ आई को यूज़ करके आप निकालोगे मीन। तो सबसे पहले देखो, जब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट टर्म देखिए कितनी आई है, 50, ठीक है। तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन। तो मीडियन निकालने के लिए इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। मीन निकालने के लिए सुमेशन एफ आई एक्स डिवाइड बाय सुमेशन एफ आई का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो मीडियन आ गया, मीन आ गया। अब आपने लिखना है यहाँ यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द मीडियन एंड मीन मार्क्स एंड आफ्टर दैट यूज एम्पेरिकल फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स मोड। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई माइनस मीन को 2 से मल्टीप्लाई माइनस करके आंसर आ गया। तो मीडियन भी निकल गया, मीन और मोड, ठीक है, सभी फाइंड आउट हो गए। अब इस चैप्टर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप सभी ने करनी है, वो है आपकी जो स्टार्टिंग में यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, ये वाली। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे डाटा क्या होता है, रॉ डाटा मैंने अभी बताया। डाटा रॉ डाटा होता है जो हम लोगों से ओरिजिनली उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। द डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। अब डाटा क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। हम लोगों से पूछते हैं कि कितने आपके नंबर कितने आए हैं, या आपकी हाइट कितनी है, ऐसे न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। तो आप साथ में एक एग्जांपल लिख देना कोई भी। एरे नेक्स्ट है एरे। एरे क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा की वैल्यूज़ को, इस कॉल्ड एन एरे। टैबुलेशन डाटा में क्या होता है कि जो भी डाटा उसको सिस्टमेटिक वे में हमने सिस्टमेटिक फॉर्म में टेबल में अरेंज करके लिखना है, वो टैबुलेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन, जो भी रॉ डाटा के अंदर ये जो कॉमे लगा के वैल्यूज़ दिए ना, ये आप इनको क्या बोलते हो, ऑब्जर्वेशंस। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, और आप कह सकते हो रिपीट, इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये ना एक सब्जेक्ट होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आपको अलग से एक बुक लगेगी स्टैटिस्टिक्स की। तो उसमें आपने ये जो आपका एक चैप्टर है ना, उसमें इसी को ही डिटेल में आपको बताया होगा, जिसमें आप सिर्फ नंबर्स से डील करोगे, ठीक है। इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। तो ये आपकी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको ये सारी टर्म्स पूछी हुई हैं, तो पेपर में आपको ये आ सकती हैं, ठीक है। 3 मार्क्स में भी आ सकती हैं, 5 में भी आ सकती हैं, क्योंकि ये देखो फिलिप्स में भी यही डेफिनेशंस को ही पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।